Good morning, students. This is an introduction lecture of chemistry for class 11th students. देखिए 11th के स्टूडेंट्स जब केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो सबसे पहले जब भी हम, क्योंकि आप 10th से 11th में प्रमोट हुए हैं, तो हम जब केमिस्ट्री के बारे में रीड करेंगे तो हमें उसका सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए. ठीक है. इम्पोर्टेंस का मतलब जैसे जनरली हम यदि देखें कि खैरकल के आसपास या फिर हम कहीं भी किसी भी एरिया में रहते हैं तो आप सब लोगों के घर में क्या होती है, खेती होती है, फार्मिंग करते हैं हर कोई. ठीक है. आप फार्मिंग करते हैं तो अच्छी फसल हो, अच्छी क्रॉप हो, इसके लिए आप क्या यूज करते हैं? फर्टिलाइजर्स. क्या यूज करते हैं? फर्टिलाइजर्स. आज मैं आपको इंट्रोडक्शन में इंपॉर्टेंस के बारे में बता रही हूँ. ठीक है. तो जो फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर्स में बहुत तरीके के होते हैं. तो जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि क्रॉप की क्वालिटी को एनहेंस करते हैं वो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? केमिकल होते हैं. जैसे पोटाश की जितनी भी, ट्रिपल फॉस्फेट, डिफरेंट टाइप की जो खादें आती हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स होते हैं. और एक यूज करते हैं हम मैन्योर्स. तो जो मैन्योर्स यूज करते हैं वो तो क्या होता है, वो तो जैसे केचुआ है, वो क्या बनाता है? ह्यूमस बनाता है. आपकी जो भी सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, यदि वो खराब हो जाते हैं, उनके जो छिलके हैं उनसे तो मैन्योर्स बनती है. तो ये तो कैसी हो गई? ये तो मतलब मैन्योर जो है ये केमिकल नहीं है. लेकिन फर्टिलाइजर्स जितने भी टाइप के होंगे, ट्रिपल पोटेशियम फॉस्फेट होती है, ट्रिपल पोटाश होती है, तो ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये सारे के सारे जो फार्मिंग में यूज होते हैं. अब जब आप फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी फसल के लिए आपने यूज किया, लेकिन इसके साथ साथ हम 2-3 चीजें और भी यूज करते हैं, लाइक इंसेक्टिसाइड्स. क्या यूज करते हैं? इंसेक्टिसाइड्स. और पेस्टिसाइड्स. ठीक है. इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड छोटे छोटे फसलों के ऊपर छोटे छोटे जो फल लगते हैं, जो पत्ते होते हैं, उन पर डिफरेंट बैक्टीरियाज, इंसेक्ट्स, कीटाणु लग जाते हैं, जिसके कारण वो चीज़ें खराब होने लगती हैं. आप मार्केट में जाते हैं, कोई भी फ्रूट परचेज करते हैं तो वो कैसा होना चाहिए? आप उसको उठाते देखते हैं, कैसा होना चाहिए? उस पर कोई छेद नहीं होना चाहिए, उस पर कोई भी तरीके का स्पॉट नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए. लेकिन यदि तो हम फसल को अच्छा बनाने के लिए हम जो भी यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, वो सब क्या है? जनरली केमिकल्स हैं. ओके, क्लियर. फिर इसके बाद जो तो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स में भी यूज हो रहा है. इसके अलावा यदि हम देखें सैनिटेशन के लिए जो हम यूज करते हैं, ठीक है, हेल्थ एंड सैनिटेशन में जो यूज होता है, हेल्थ एंड सैनिटेशन में अगेन कोई चीज आ गई कि आप देखते हैं जगह जगह पर हेल्थ और सैनिटेशन के लिए क्या चीज होनी चाहिए. आज के टाइम में जब पेंडेमिक हो रहा है, जगह जगह आप देखते हैं छिड़काव होता है. किस चीज का? वो केमिकल्स ही होते हैं. वाटर को यदि हम प्यूरिफाई करते हैं तो हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो भी पानी यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी आप वाटर को यूज करते हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर है, हेल्थ को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है, कौन अफेक्ट करता है? ड्रिंकिंग वाटर. तो जो ड्रिंकिंग वाटर है दैट शुड बी प्योर, क्लीन होना चाहिए. तो वाटर की ड्रिंकिंग के लिए आप क्या क्या यूज करते हैं? जैसे देखिए टिंचर का नाम सुना होगा सबने, टिंचर. पोटेशियम परमैंगनेट का नाम सुना होगा सब लोगों ने, ठीक है. और ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुना होगा सब लोगों ने, ब्लीचिंग पाउडर सुना है, ठीक है. इसके अलावा क्या नाम सुना होगा? एलम. एलम का मतलब फिटकरी, ठीक है. तो ये जो जनरल कॉमन वे में हम यूज करते हैं, या क्लोरीन गैस पानी में पास कर देते हैं. तो ये जो चीजें हैं ये सारे के सारे क्या है? केमिकल है. टिंचर्स क्या है? आयोडीन का सॉल्यूशन है. पोटेशियम परमैंगनेट तो नाम से ही पता पड़ रहा है. ब्लीचिंग पाउडर क्या है? CaCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है. एलम क्या है? K2SO4 Al2 SO4 का होल प्राइस .24H2.
इट्स एलम, फिटकरी। पुराने ज़माने में भी और आज के टाइम में भी जब हमारे पास कोई भी सिस्टम नहीं होता और पानी यदि खराब आ रहा है तो हम क्या डाल देते हैं उसमें, एलम डाल देते हैं। कुछ टाइम पर हम देखते हैं कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी की सारी क्या हो रही हैं, नीचे बैठ रही हैं। ठीक है, फिर आपके पास क्या हो गई, क्लोरीन गैस हो गई। तो ठीक, तो सैनिटेशन एंड हेल्थ प्रोस्पेक्ट से भी जितनी भी चीज़ें काम में आ रही हैं सारी की सारी चीज़ें क्या है, केमिकल है। क्लियर? इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, आप देखो जितना भी आप फैब्रिक या क्लॉथ यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप क्या यूज करते हैं, टेरेलिन पहनते हैं। कपड़े में कॉटन तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा यदि हम देखते हैं टेरेलिन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, सबने नाम सुना हुआ है, डेक्रॉन हो गया, ऑर्लॉन हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे टाइप ऑफ फैब्रिक्स हैं। तो ये जो फैब्रिक्स बनते हैं वाकई में किससे मिलकर बनते हैं, केमिकल्स से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं, केमिकल्स से मिलकर बनते हैं। तो हम ये भी पढ़ेंगे, ये सारी चीजें जो इम्पोर्टेंस है वही हमारे कोर्स में है। ठीक है, कि आपको कोई भी फैब्रिक बनाना है तो दो क्या केमिकल मिलाएं, केमिकल मिलने पर क्या फॉर्मेशन हो रहा है जिसके कारण फैब्रिक बन रहा है। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे हैं ये भी किसमें काम में आते हैं, केमिस्ट्री में केमिकल का ही फॉर्मेशन है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए आपका कोई भी कपड़ा है वो खराब हो जाता है। मान लीजिए आपने कोई रेड कलर का क्लॉथ लिया, वो क्या हुआ, वो कहीं से उसका रंग उड़ गया, तो आप क्या कराते हैं, 5th पॉइंट है डाइज। डाइज तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो डाइज का मतलब सबसे पहले उस चीज को ब्लीच किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी रेड कलर का कपड़ा है, ब्लू कलर का कपड़ा है, पहले उसका कलर यदि हल्का हो गया है तो आप डाई कराने जाते हैं तो क्या होता है, पहले उसको ब्लीच किया जाता है। तो ब्लीच करने के लिए भी तो जो ब्लीचिंग का प्रोसेस होता है, सबने सुना होगा, तो जो ब्लीचिंग का प्रोसेस है उसमें भी हम क्या यूज करते हैं, H2O2। H2O2 क्या होता है, H2O2 इज अ पेरोक्साइड। ठीक है, तो जो पेरोक्साइड काम में आ रहा है ये भी एक केमिकल है जो कि ब्लीचिंग एजेंट है, वो ब्लीच करने के काम में आता है। फिर आपको जो भी कलर फॉर्म करना है, तो जो डाइज होती है वो भी बहुत तरीके की होती है। जैसे आप घरों में यूज करते हैं नील, कपड़ा जब बिल्कुल व्हाइट कलर का कपड़ा होता है उसको धोते धोते वो कैसा हो जाता है, येलोइश हो जाता है। तो उसमें शाइन लाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज नील, जिसको हम बोलते हैं। तो वो क्या है, वो भी अपने आप में एक केमिकल है। तो डाइज में बहुत सारी डाइज होती हैं, जैसे कॉन्गो रेड, मैलेचाइट ग्रीन, एटसेट्रा। तो जो डाइज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। तो एनी हाउ जब आप इन चीजों को देखेंगे, इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा देखिए सिर्फ ये चीजें तो हम डेली यूजेस में भी इंडस्ट्री के फॉर्म में काम होती है। इसके अलावा देखिए न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में आपने सुना होगा, जगह जगह पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, वहां पर क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी फॉर्म होती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी जहां पर भी फॉर्म हो रही है, ठीक है, वहां पर क्या, आपने इसका नाम सुना होगा 92 यूरेनियम 235 यूरेनियम एक एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक इसी तरीके से प्लूटोनियम, ठीक है, ठीक इसी तरीके से थोरियम, ये सारे के सारे क्या है, ये न्यूक्लियर फ्यूल है, न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने के काम में आते हैं। और किसी भी जो देश, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है, इट डिपेंड्स अपॉन द रिसोर्सेज, उसके पास कितने रिसोर्सेज है। यदि किसी के पास न्यूक्लियर फ्यूल है, किसी के पास हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का मतलब पेट्रोल डीजल के कुएं हैं, मतलब क्रूड ऑयल है, तो वो सारी चीजें जैसे हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में आपके पास सभी तरीके के आ गए, कोक हो गया, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारे के सारे ये क्या करते हैं, ये सब क्या है, केमिकल है ये। ठीक है, तो मतलब यदि हम ऊपर तौर से देखें तो ये सारे के सारे केमिकल्स हम
स्टार्टिंग में अब यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, बट ये तो अपने आप में एक पूरी क्या है, ब्रांचेज है। यदि हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे तो पूरी वो आगे, यदि हम उसको पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो वो पूरी रिफाइनरी पेट्रोलियम इंडस्ट्री होगी, तो वो बहुत डिटेल स्टडी हो जाएगी। लेकिन आप जब 12th में पढ़ते तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें जब आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे, मैं आपको स्कोप इसीलिए बता रही हूँ कि जब आप इन चीजों को एक बार देखेंगे कि हम ये कहाँ से कनेक्टेड है, तो उस केस में आपको क्या होगा कि ये सारी चीजों में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। ठीक इसी तरीके से आप देखिए फार्मास्यूटिकल, वो मैंने आपको कल बताया था कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप की मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन, ठीक है। जैसे आपको एलर्जी हो गई तो आप कौन सी दवा लेते हैं, एंटी एलर्जी, एंटीवायरल, वायरल डिजीज हो गई आपको, एंटीवायरल, पेन हो रहा है, एनाल्जेसिक, ठीक है। ये सारी मेडिसिन हो गई, ठीक। तो ये सारी की सारी किस चीज को डील करती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को, ठीक। तो ये सारी की सारी को हम पढ़ते हैं। अब आप देखिए, तो ये तो मैंने आपको इसका इंपॉर्टेंस बता दिया कि इंपॉर्टेंस ऐसे बहुत ज्यादा वाइड है, ठीक है, डे टू डे लाइफ में भी। और केमिस्ट्री की खास बात है कि ये इंटरकनेक्टेड, ये बायो में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री का मतलब लिविंग बीइंग के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, बायो मतलब होता है लिविंग, और केमिस्ट्री का मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन से जो रिएक्शंस होती हैं किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर, दीज आर, वो सारी चीजें हम किसमें पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये तो आपका एक स्कोप हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंस हो गई। स्कोप का मतलब इंपॉर्टेंस की कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए, इसके अलावा आपको पता है कि जो केमिस्ट्री है ये बहुत टाइप की हो सकती है। जैसे अभी आपने 3 या 4 टाइप की केमिस्ट्री ही पढ़ी है या थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन 10th में उतना डिटेल में नहीं सुना। एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होती है पॉलीमर केमिस्ट्री, एक होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। ऐसे बहुत सारी, कम से कम 10-15 ब्रांचेस होती हैं केमिस्ट्री की, ठीक है। एक होती है बायोकेमिस्ट्री, एक होती है थर्मल केमिस्ट्री, एक होती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है। लेकिन 12th में नहीं है। जब हम 12th को कर लेते हैं, तो मैंने आपको कल बताया था कि जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो हमारे पास तो पहले हम ये देखेंगे कि इनऑर्गेनिक में हम क्या पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक में कार्बन को छोड़कर पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशंस, वो एलिमेंट्स क्या हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, उनके कॉम्बिनेशन से क्या क्या कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनका यूटिलाइजेशन क्या है, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक में क्या है, ऑर्गेनिक का तो दूसरा नाम ही क्या है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अभी तक आपने 10th में बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ा था, बट ऑर्गेनिक तो अपने आप में बहुत बड़ी, जितनी भी चीजें आप यूज कर रहे हैं, जैसे पेंट्स, अभी बताया ना, पेंट्स, डाइज, ड्रग्स, पेट्रोल, ये सब क्या है, ऑल आर हाइड्रोकार्बन। मेजर पार्ट किसका बना है, यानी इनऑर्गेनिक में कार्बन को छोड़कर जो भी एलिमेंट्स हैं। ऑर्गेनिक में कार्बन तो है ही, लेकिन कार्बन के साथ और एलिमेंट्स भी हैं हाइड्रोजन के साथ, जैसे नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है। खास तौर से ये एलिमेंट्स तो हैं ही, ठीक है। इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक। फिजिकल का मतलब है, फिजिकल में हम क्या पढ़ते हैं, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है कि ये काफी कुछ फिजिक्स से रिलेटेड है, बट केमिकल चीज भी है इसमें। फिजिकल केमिस्ट्री में हम किस चीज को पढ़ते हैं, जैसे मोल क्या है, ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या है, ये सिर्फ मैं आपको टर्म्स बता रही हूँ, इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स क्या है, थर्मोडायनामिक्स,
काइनेटिक्स क्या है? काइनेटिक्स का मतलब काइनेटिक्स क्या होती है? कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे आपने 10th में भी पढ़ा था कि A प्लस B ने मिलकर क्या बनाया? C बनाया। ये दो रिएक्टेंट थे, इनको मिलाया और इसने मिलकर C बनाया। तो ये एक रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन का स्पीड क्या है? व्हाट इज द स्पीड, और वी कैन से व्हाट इज द रेट। तो जो काइनेटिक्स होती है, किसी भी स्पीड, किसी भी रिएक्शन के स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? काइनेटिक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं सारी की सारी, है ना, डिफरेंट टाइप्स के लॉज, जैसे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ, ये सारे लॉज जो हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री में हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पॉलीमर। पॉलीमर में आपके पास देखिए सबसे सिंपल है, जैसे बैकेलाइट, पॉलीथीन, है ना, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीमर्स के बारे में आप अभी जानते ही हैं, अभी आप पढ़ेंगे, सिर्फ आपने पॉलीथीन का नाम सुना हुआ है। तो मतलब अब वी कैन से अ लार्जर मॉलिक्यूल्स, लार्जर मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एनालिटिकल का मतलब हम किसी चीज को एनालाइज करना चाह रहे हैं, किसी चीज का विश्लेषण करना चाह रहे हैं, तो इसमें हम डिफरेंट टाइप्स की क्या पढ़ते हैं? टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट, कि किसी भी चीज की स्टडी करनी है तो सब चीज की स्टडी एक तरीके से नहीं होगी, अलग अलग तरीके से होगी। क्लियर? फिर है आपके पास बायोकेमिकल। बायोकेमिकल में हमने वही पढ़ा था कि बायोकेमिकल में किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर किस टाइप की रिएक्शंस हो रही हैं। जैसे अब आप 11th में जब बायो पढ़ेंगे तो आप देखेंगे रेस्पिरेशन में बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं, वो बायो का पार्ट है, बट वो जो रिएक्शंस हैं वो वाकई में बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिकल को बताती हैं। ठीक है, थर्मल में हम क्या पढ़ते हैं? टेम्परेचर की स्टडी के बारे में पढ़ते हैं कि किसी भी रिएक्शन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। ठीक है, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या होता है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर, ये मान लो कोई भी एक एलिमेंट है, उसका न्यूक्लियस है, उस पर यदि हम डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स लाइक अल्फा, बीटा, गामा, इनका बम्बार्डमेंट कराएं तो इसमें क्या चेंजेस होंगे? ये जो एटॉमिक, ये जो न्यूक्लियाई था, इसमें क्या चेंज होता है और क्या एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक जनरल ओवरऑल बताया है, जिसमें आपको ये देखना है कि हमारे पास केमिस्ट्री में बहुत स्कोप है। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने आपको स्कोप बताया, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज रिलेटेड इन 11th एज वेल एज इन 12th। तो आप एक बार इसको देखें और फिर हम मंडे से क्लासेस स्टार्ट करेंगे बेसिक कंसेप्ट से। ओके, थैंक यू।